हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पर आधारित आईपीसी के इस 12वें वीडियो में हम सेक्शन 141 से 160 तक के सेक्शन को देखेंगे, जो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताते हैं। आईपीसी की घटना चक्र पर आधारित प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। ये वीडियो सभी न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, साथ में एपीओ, एडीपीओ तथा चीफ लॉ असिस्टेंट के एग्जाम के लिए आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें, जिससे कि सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से 160 के अंतर्गत लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा कि धारा 141 से लेकर के 160 ये लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों से संबंध रखती है। संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव को कहां परिभाषित किया गया है, तो विधि विरुद्ध जमाव को धारा 141 में परिभाषित किया गया है। इसके निम्नलिखित तत्व हैं। तो धारा 141 में जो विधि विरुद्ध जमाव है उसके कुछ तत्व बताए गए हैं, ये हम यहां देखते हैं। पहला है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। पहली कंडीशन होती है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है ये विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है, यदि उन सबका सामान्य उद्देश्य, इसके साथ साथ इनका सामान्य उद्देश्य भी होना चाहिए। यदि उन सभी का 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य ये आपराधिक बल के द्वारा, अर्थात इनके द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है। और उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या संसद अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल को या विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग में रत किसी भी लोक सेवक को, उनका जो सामान्य उद्देश्य है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत परिभाषित होने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति चाहिए, कम से कम 5। उसके बाद में उनका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। उनका सामान्य उद्देश्य कैसा हो, तो वो या तो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या संसद अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल को या विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग में रत किसी भी लोक सेवक को आतंकित करना, अर्थात उनका आशय यह है कि अब वो या तो केंद्र सरकार को आतंकित कर रहे हो, दूसरा वो किसी राज्य सरकार को आतंकित करें या संसद अथवा राज्य के किसी भी विधानमंडल को आतंकित करें या अपनी विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग में रत किसी भी लोक सेवक को, अर्थात किसी लोक सेवक को आतंकित करने का उनका आशय हो। अथवा विधि अथवा वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अर्थात यदि सरकार के द्वारा कोई ऐसा आदेश निकाला गया है जो कि विधि सम्मत है, वैध आदेश का है, जिसको कि नियम मानने के लिए या जिसका पालन करने के लिए कहा गया है, वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, और ऐसे आदेश को निष्पादन करा देने के संबंध में वो प्रतिरोध कर रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं कि इसको निष्पादित न कराया जाए, तो उसका प्रतिरोध करना हो। अथवा लिस्टी आपराधिक अत्याचार या कोई अन्य अपराध करना हो, या वो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह कोई लिस्टी करना, कोई आपराधिक अत्याचार करना या कोई भी अन्य अपराध कारित करने के आशय से या आपराधिक बल के द्वारा, या वह आपराधिक बल के द्वारा किसी भी संपत्ति का कब्जा लेना अथवा अपराध करना, या वो किसी संपत्ति पर कब्जा ले रहे हो या उसे संपत्ति को प्राप्त कर रहे हो, या किसी व्यक्ति को किसी भी अमूर्त अधिकार से वंचित करना, या उनका आशय है, उद्देश्य है कि वे किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित करें या किसी भी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित कराना। नेक्स्ट है कि आपराधिक बल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, पहला है कि वह करने के लिए जिसे कि करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं हो, अर्थात 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का वह समूह वो किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए जिसे कि करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, ऐसा कार्य करने के लिए कहता है जिसे करने के लिए वह व्यक्ति वैध रूप से या विधिक रूप से आबद्ध नहीं है या कर नहीं सकता। ऐसे कार्य को करने के लिए आप उस व्यक्ति पर दबाव डालते हैं या कराने का प्रयत्न करते हैं। तो आपराधिक बल के द्वारा
पहली स्थिति। सेकंड पोजीशन यहाँ पर है कि उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का कि वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना, या ऐसा कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को विवश करना कि जिसका लोप करने के लिए, अर्थात जो कार्य वो कर नहीं सकता, लोप का तात्पर्य कार्य को न करना, तो जिसका उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है, अर्थात ऐसे कार्य को करने के लिए जिसे वो करना चाहता है लेकिन आप उसे लोप अर्थात उसे नहीं करने दे रहे हैं, तो वैध रूप से हकदार है, उसके लिए विवश करना कि आप इस कार्य को मत कीजिए। आगे धारा 142 कहती है कि धारा 142 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कोई यह जानने के बावजूद कि कोई भी जमाव विधि विरुद्ध है, उस जमाव में साशय शामिल होता है या उसमें बना रहता है, उसके बारे में कहा जाएगा कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के विषय में धारा 142 बताती है। धारा 142 ये कहती है कि जो कोई व्यक्ति यह जानते हुए, यह जानने के बावजूद भी कि वह जो जमाव है गठित किया गया लोगों के द्वारा वह विधि विरुद्ध है, और उसके बावजूद भी वह उस जमाव में बना रहता है, तो उस जमाव में साशय शामिल रहता है या उसमें बना रहता है, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। वैसे पूछा जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के विषय में कहाँ प्रावधान किया गया है, तो धारा 142 में किया गया है। ये मैचिंग के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। धारा 143 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान। तो धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट धारा 146। धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है। बलवा अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। बलवा के कुछ तत्व बताए गए हैं धारा 146 में। पहली कंडीशन है कि अभियुक्तों की संख्या 5 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो बलवा के लिए भी कम से कम 5 या उससे अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है, तथा वे विधि विरुद्ध जमाव निर्मित कर रहे हो, तो और ऐसे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव गठित कर रहे हो। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि अभियुक्तों का एक ही सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होना आवश्यक है। अभियुक्त एक ही सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए बलवा के लिए, अर्थात उन सभी का जो उद्देश्य है वो एक ही होना आवश्यक है। पहली कंडीशन हमने देखी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों तथा वे विधि विरुद्ध जमाव बना रहे हों, और दूसरी है कि अभियुक्तों का एक ही सामान्य उद्देश्य हो। तीसरा है कि विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा अथवा उसके किसी भी एक सदस्य के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उनका अपना जो विधि विरुद्ध जमाव जो उन्होंने गठित किया हुआ है। तीसरी हमें जो कंडीशन दी हुई है, इसका विस्तार यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है, उसके द्वारा अथवा उसके किसी भी एक सदस्य द्वारा, या उस पूरे जमाव के द्वारा, पूरे समूह के द्वारा, या उसके किसी भी एक सदस्य के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में उन सभी का जो एक सामान्य उद्देश्य बताया गया है ऊपर दूसरी कंडीशन में, सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना है, किसी संपत्ति को हानि पहुंचाना है, तो सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने बल या हिंसा का प्रयोग किया हुआ हो, इसलिए आवश्यक है बलवा के गठित होने के लिए। नेक्स्ट धारा 147 बलवा के दंड का प्रावधान करती है। धारा 146 में बलवा को बताया गया है, बलवा की कंडीशन बताई गई है कि बलवा किस प्रकार से माना जाएगा। ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन के होने पर बलवा की कंडीशन तय होगी। और धारा 147 इस बलवा के दंड का प्रावधान करती है। इस अपराध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो बलवा के लिए जो अपराध जो दंड बताया गया है वो 2 वर्ष का कारावास बताया गया है, और 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, कारावास केवल कारावास हो सकता है या केवल जुर्माना हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। धारा 149 सामान्य उद्देश्य से संबंधित है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। धारा 149 के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों से अपराध की संरचना होती है। अब हम देखते हैं कि धारा 149 के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे कि सामान्य उद्देश्य का अपराध गठित होने के संबंध में प्रावधान किया गया है। पहला है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना। पहली कंडीशन है विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य के द्वारा अपराध किया जाए। दूसरी कंडीशन है कि ऐसे अपराध को जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाए। ऐसे अपराध को जमाव जो भी
जिन व्यक्तियों का जमाव है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है, उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में ऐसे अपराध को किया जाना चाहिए, या वह ऐसा हो जिसका के किया जाना जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते हो। धारा 149 के प्रवर्तन के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है कि सामान्य उद्देश्य में कम से कम 5 व्यक्ति सम्मिलित होने चाहिए। उनका जो उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है, वो कम से कम 5 व्यक्ति उसमें सम्मिलित होने चाहिए। धारा 149 एक अपराध का सृजन करती है। धारा 149 एक अपराध का सृजन करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 ये दंगा की परिभाषा को प्रस्तुत करती है। इस धारा के अनुसार बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़ करके, देखिए यहाँ कंडीशन है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की, तो कम से कम धारा 159 की परिभाषा के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी लोक स्थान में लड़ करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 के अंतर्गत दंगा करने वाले व्यक्ति को 1 माह का कारावास या 100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो धारा 160 ये दंगे के दंड से संबंधित है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को 1 महीने का कारावास या 100 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आगे हम इन सेक्शंस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि विधि विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? तो कम से कम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न है कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह किस धारा में दंडनीय होगा? तो वह धारा 143 में दंडनीय होगा। और विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के संबंध में धारा 142 प्रावधान करती है। नेक्स्ट है कि विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व क्या है? तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव एक विधि विरुद्ध जमाव है यदि उसका सामान्य उद्देश्य केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, संसद को या किसी लोक सेवक को आतंकित करना है किसी विषय को लेकर के, तो ये आपराधिक बल को प्रयोग करते हैं, जो कि विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आता है। किसी भी विधि या विधिक आदेश का के निष्पादन का प्रतिरोध करते हैं, राष्ट्रीय या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करते हैं, या आपराधिक बल के द्वारा किसी संपत्ति को कब्जे में लेते हैं, या किसी व्यक्ति के अमूर्त अधिकार से वंचित करते हैं। अमूर्त अधिकार से तात्पर्य होता है, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त, अर्थात किसी भी इमूवेबल राइट से किसी व्यक्ति को वंचित करना, किसी भी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित कराना, किसी भी व्यक्ति का आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन के द्वारा यह कार्य करने के लिए जैसे करने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध रहेंगे, तो ऐसा कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को विवश करना, या ऐसे कार्य का लोप करने के लिए जिससे कि वह करने के लिए वह व्यक्ति वैध रूप से हकदार है, उसे विवश करना कि आप कीजिए। अतः किसी कार्य को न करने के लिए कोई व्यक्ति वैध रूप से हकदार है और उसे कहा जाए कि आप इस कार्य को कीजिए, तो इस तरह के कार्य इन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विधि विरुद्ध जमाव का सार क्या है? तो विधि विरुद्ध जमाव का जो सार है, जमाव को निर्मित करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि करतार सिंह AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में क्या आधारित किया गया था? तो जहां के 5 से अधिक व्यक्तियों को बलवा के लिए अभियुक्त किया जाता है, किंतु उनमें से कुछ को उन्मुक्त कर दिया गया है तथा जिनको सजा दी जाती है उनकी संख्या 5 से कम है, तो सजा अवैध होगी। नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कब कहा जाता है? तो जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो कि किसी भी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाता है, ये कहा जाएगा। इसके संबंध में धारा 142 प्रावधान करती है। नेक्स्ट है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए क्या दंड है? तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए धारा 143 ये दंड का प्रावधान करती है और 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि बलवा करना से क्या अभिप्राय है? तो धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल का या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी माना जाएगा और इसके संबंध में धारा 146 प्रावधान करती है। नेक्स्ट है कि बलवा करने के अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं?
तो देखिए कम से कम अभियुक्तों की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए और ये विधिविरुद्ध जमाव को निर्मित करते हों। नेक्स्ट है कि अभियुक्तों का एक ही सामान्य उद्देश्य हो। तीसरा है कि विधिविरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी भी एक सदस्य के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विधिविरुद्ध जमाव के द्वारा जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है उसके द्वारा या किसी भी एक सदस्य के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को अनुसरण में, जो भी उनका उद्देश्य है उनके अनुसरण में या उसके अनुसरण में बल का या हिंसा का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधीन दुबे 1876 के बाद में क्या धारित किया गया था? तो रामधीन दुबे 1876 के बाद में यह धारित किया गया था कि विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य के द्वारा किंचित बल प्रयोग भी यदि विधिविरुद्ध सिद्ध हो जाता है तो बलवा गठित होगा। नेक्स्ट है कि बलवा और विधिविरुद्ध जमाव के बीच में प्रमुख अंतर क्या है? केवल बल एवं हिंसा का प्रयोग ही बलवा एवं विधिविरुद्ध जमाव के से अलग करता है। बल का या हिंसा का प्रयोग करना ये बलवा को और विधिविरुद्ध जमाव को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवा करने के लिए दंड का क्या प्रावधान है? तो संहिता की धारा 147 में 2 वर्ष तक की किसी भी भांति का कारावास हो सकता है। कारावास सादा हो सकता है, कारावास कठोर हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव के द्वारा उस जमाव के सदस्यों के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग क्या गठित करेगा? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उनके जमाव के द्वारा या उन जमाव के सदस्यों के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि हिंसा या बल का प्रयोग करना ये बलवा को परिभाषित करता है और बलवा को धारा 146 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो बलवा के दोषी व्यक्ति को धारा 147 जो कि आईपीसी सेक्शन है, आईपीसी के सेक्शन की धारा 147 ये बलवा करने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड से संबंध रखती है और इसके संबंध में कम से कम 2 वर्ष का, कितने वर्ष का कारावास जो पूछा गया है, ये 2 वर्ष तक का कारावास यहाँ दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए 50 व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए थे और अचानक वे चिल्लाना शुरू करते हैं तो क्या बलवा का अपराध घटित हो सकता है? तो बलवा का अपराध घटित नहीं होगा। यदि 50 या 50 से अधिक व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए हैं और वे अचानक वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो बलवा का अपराध घटित नहीं होगा, क्योंकि बलवा के अपराध को घटित होने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बल या हिंसा का प्रयोग होना आवश्यक होता है। बल का प्रयोग करें या हिंसा का प्रयोग करें, तो चिल्लाना जो यहाँ ये शुरू किया है ये किसी बल या हिंसा से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट है कि सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस धारा में उपबंधित है? अपराध की प्रकृति क्या है? तो सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को धारा 149 में बताया गया है और एक भिन्न अपराध गठित करना, अर्थात धारा 149 ये एक भिन्न अपराध को गठित करती है। इसी संबंध में धारा 34 आप देखिए तो धारा आईपीसी की धारा 34 ये सामान्य आशय के सिद्धांत के विषय में बताती है और सामान्य आशय का जो सिद्धांत है ये किसी अपराध को गठित नहीं करता है। वहीं धारा 149 किसी भिन्न अपराध को गठित करती है। प्रश्न है कि धारा 149 आईपीसी के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अपराध में सक्रिय भागीदारी होना धारा 149 के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रश्न है कि किसी भी आपराधिक कार्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की क्या अपेक्षा है? तो विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य के द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कार्य का किया जाना, यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा है। नेक्स्ट है कि संहिता में धारा 149 क्या उपबंधित करती है? तो धारा 149 ये व्यवस्था करती है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य उद्देश्य से संबंधित अपराध के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई भी अपराध किया जाना चाहिए। दूसरा है कि ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए तथा जो ऐसा हो कि जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव्य जानता हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बाद में कहा गया था कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में शब्दों को दृढ़ता पूर्वक इस तरह विरचित किया जाना चाहिए था ताकि वे सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समतुल्य हों। तो ये कहा गया था जीत सिंह 1957 के बाद में।
नेक्स्ट है कि धारा 149 में 5 या अधिक व्यक्तियों को उपस्थिति निसंदेह सिद्ध की जानी चाहिए, भले ही उनमें से कुछ ऐसे हों जिनकी की पहचान नहीं की जा सकती हो। तो ऐसे मामलों में 5 से कम व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। किस बाद में यह धारित किया गया था? तो ये किया गया था दिलीप सिंह AIR सुप्रीम कोर्ट के बाद में। नेक्स्ट है कि धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना किस धारा में दंडनीय बताया गया है? तो ये धारा 153A में बताया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार किया गया है? तो प्रतिनिधिक दायित्व को धारा 154, 155 तथा 156 में स्वीकार किया गया है। इसमें प्रथम निर्णय था R बनाम हिंगिस का 1730। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंगा क्या है? दंगा है जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर के लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। तो दंगा के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि दंगा के प्रमुख अवयव क्या हैं? तो दंगा के प्रमुख अवयव हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपस में लड़ाई हो, लड़ाई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए तथा उनकी लड़ाई से लोक शांति में व्यवधान पहुंचना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि दंगा करने के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो 2 व्यक्ति, और इसके लिए दंड का प्रावधान है वो 1 महीने का किया गया है। दंगा के लिए क्या आवश्यक है? तो सार्वजनिक स्थान में लड़ना और लोक शांति को भंग करना ये आवश्यक है। कौन सा अपराध प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता? तो दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि 2 भाई कस्बे की एक सड़क पर आपस में झगड़ा कर रहे थे तथा एक दूसरे को गालियां बक रहे थे। वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और यातायात बिल्कुल बंद हो गया, किंतु आघातों का आदान प्रदान नहीं हुआ। क्या यह दंगा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है चूंकि इसमें वास्तविक मारपीट नहीं हुई है इसीलिए यह दंगा नहीं है। जगन्नाथ 1937 का मामला है। नेक्स्ट है कि दंगा करने के लिए संहिता में दंड की क्या व्यवस्था है? तो दंगा के लिए दंड का जो उपबंध है संहिता की धारा 160 में किया गया है, जो किसी भी भांति का कारावास जो कि 1 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो कि 100 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 व्यक्ति एक लोक स्थान में लड़कर के लोक शांति में विघ्न डालते हैं, वे कौन सा अपराध करते हैं? तो वे दंगा का अपराध करते हैं, धारा 159। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में धारा 161 से 171 तक के सेक्शंस को देखेंगे। सो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।